हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी का मैराथन सेशन करेंगे। ठीक है, इसमें उन क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं, यानी कि जो टॉपिक पूछे ही जाते हैं, और उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन को भी मैंने इन्वॉल्व किया है। अगर आप ये क्वेश्चंस एग्जाम देने जाने से पहले कई बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका मैथ्स पेडागोजी में 15 में से 13 प्लस मार्क्स तो कन्फर्म हो जाएगा इतनी सी मैराथन वीडियो में। लेकिन मल्टीपल टाइम रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है, तो कौन है? इसी वक्त रिवाइज कर लीजिए। 5 होते हैं ना, इनके कितने चरण होते हैं? इन्होंने बताया था कि बच्चे ज्यामिति को यानी कि ज्योमेट्री को कैसे देखते हैं, वो उसके 5 चरण होते हैं। पहला होता है विजुअलाइजेशन, ठीक है, जो बोलते हैं दृश्यीकरण। दूसरा होता है एनालिसिस, जिसको बोलते हैं विश्लेषण। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपका इसी वक्त टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थर्ड होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन। चौथा होता है फॉर्मल डिडक्शन, जिसको बोलते हैं औपचारिक निगमन। पांचवा होता है रिगर या कठोरता। तो देखिए, रिगर में स्वयं सिद्ध होता है, तो ये वाला भी होता है। दृश्यीकरण वाला इस पर मैंने वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पूरा टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा 5 मिनट में। लेकिन मूर्त संचालन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल 5 में से ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन मूर्त संचालन कोई भी इसका स्तर नहीं है, इसीलिए यही आंसर हो गया। देखिए, पढ़ने का तरीका यही होता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक आता है उसी वक्त उस टॉपिक को ख़त्म कर लीजिए, तो इस तरीके से आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ्स में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। ठीक है, अब जो इंग्लिश वाले हैं वो मैं बोल देती हूँ इंग्लिश में, तो आप ध्यान कर सकते हैं उससे। तो इसमें क्या चीज़ सम्मिलित होगा? तो देखिए, पहला है छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, यानी कि छात्रों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर फीडबैक बिल्कुल हमको चाहिए होता है कि उनके कॉन्सेप्चुअल उनको नॉलेज आई या नहीं आई, तो ये तो हो गया इन्वॉल्व। नेक्स्ट है कि कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार पे सामूहिक प्रगति को देखना गलत। अगर हम लोग फेल और पास वाले बच्चों को अलग अलग समूह में के अकॉर्डिंग उनकी प्रोग्रेस को नहीं देखेंगे, तो ये हो गया गलत। अगला है समूह वर्ष में छात्रों की प्रगति, तो यानी कि संपूर्ण वर्ष में, पूरे साल में, बिल्कुल हम मूल्यांकन में करते क्या, हम यही तो देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना प्रोग्रेस हुआ, तो ये भी हो गया। ए और सी तो हो गए। फोर्थ है गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना, ये गलत है, क्योंकि हमको मिनिमम स्तर उनका नहीं जानना होता कि उन्होंने लर्निंग में कौन सा मिनिमम स्तर, बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं इनकी मिनिमम, तो ये हो गया यहाँ से गलत। तो आंसर हो गया ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण यानी कि मैपिंग के लिए सही नहीं है? तो देखिए, मुझे तो यहाँ डायरेक्ट दिख गया, केवल लगा हुआ है, तो केवल वाला, देखिए कुछ ट्रिक्स होती हैं उनको याद रखिएगा, जिसमें केवल आ जाए वो 90% चांस होता है उसके गलत होने का। लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए कि मानचित्र के बारे में क्या सही नहीं है। तो मान लीजिए आपके शिफ्ट में आता है क्या सही है, इसीलिए आपको ये बाकी के 3 पॉइंट को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ है मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार होता है। बिल्कुल, जो हाई लेवल की मैथ्स होती है उस कई सारे सब्जेक्ट्स का ये बेस होता है। मानचित्रण मैपिंग, मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को, तो मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को तो मजबूत करता ही करता है। उसके अलावा दिक् स्थान में क्या होता है, डायरेक्शन वगैरह की नॉलेज जो होती है, समानुपातिक सोच को भी बढ़ावा देता है, तो ये भी सही हो गया। लेकिन क्या मानचित्र में केवल आसपास का मानचित्र का आरेख सम्मिलित होता है? तो ऐसा नहीं है, केवल आसपास का सम्मिलित नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे का प्रश्न है? तो देखिए, मैंने पेडागोजी वीडियोस में बताया है कि बंद सिरे और जो मुक्त सिरे वाले प्रश्न, यानी कि ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो यही समझ लीजिए, बंद सिरे का प्रश्न क्या होता है कि जिसका कोई फिक्स आंसर हो। ठीक है, और ओपन सिरे का यानी कि मुक्त सिरे का आंसर वो होता है, प्रश्न वो होता है जिसके कई सारे आंसर बनाए जा सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, जिनमें दहाई अंक पर 5 है। अब देखिए, 3 अंक की संख्या बनानी है तो 1 2 3 किया, दहाई अंक, इकाई दहाई, यहाँ 5 रखना है, तो कितनी हो सकती हैं? बहुत सारी है ना, यहाँ 2 1 रख दिया, यहाँ 3 2 रख दिया, बहुत सारी बन सकती हैं। मतलब फिर भी लिमिट है, लेकिन कई बनेंगी, तो ये आपका ओपन एंडेड हो गया। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 है। तो ऐसी आकृति मतलब वो ट्राइंगल भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो इनकी सभी भुजाओं का योग 36 है। इसके भी कई सारे आंसर हो सकते हैं। अब थर्ड है कि
178 यानी कि 178 और 184 के बीच में 5 पूर्ण संख्या है तो फिक्स है ना, 179 होगा, फिर 180 होगा और ऐसे करके 183 तक, तो ये तो फिक्स है। इसका मतलब यही हो गया बंद सिरे यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जहाँ पे फिक्स आंसर हो। लास्ट वाला भी देख लीजिए, ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूह की सूची बनाओ जिनका योग 50 है। तो ये भी तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं ना, कि 50 20 और 30 50 होता है, 10 40 50 हो सकता है। तो इस तरीके से कई आंसर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। तो देखिए, संख्याओं के प्रकार में गणन संख्या होता है, क्रम सूचक संख्या होता है, अंकित संख्या होता है, लेकिन सौंदर्य परक आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या होगी जो उनके सौंदर्य के हिसाब से हो, तो यही नहीं होता। तो हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं होता है, थर्ड वाला नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका है जो कि क्या करती है कि जो मेज की लंबाई माप हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। कहते नहीं कि हाथ से वो हाथ से नाप के बताओ, तो वो नापने को कहती है। तो ऐसा करने का उसका उपयुक्त कारण क्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन से एलिमिनेट करिएगा कि वह विद्यार्थी को क्रियाशील गतिविधियों को व्यस्त रखना चाहती है। जहाँ पे भी मैंने बताया था व्यस्त आएगा वो हो जाएगा गलत, ठीक है। बिजी थोड़ी ना रखना चाहती है, वह अपने विद्यार्थी को ये सिखाना चाहती है कि पेपर क्लिप के द्वारा लंबाई का सही मापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बच्चों से ये कहते हैं कि हाथ से नापो, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको ये नहीं बता रहे कि इसी से नापना है, बल्कि हम उनको असली जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी वैल्यू बताएंगे कि क्यों हाथ से नापना हर जगह सही नहीं होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए, लास्ट वाला यहाँ पे है कि वह चाहती थी कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझे, यानी कि मानक इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है उनको समझे। इसीलिए वो पहले हाथ से कहती है ताकि उनकी वैल्यू समझ में आए। वह चाहती थी कि उसके विद्यार्थी पुराने तरीके से अभ्यास करें, तो ये भी गलत हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो पॉजिटिव जो आंसर होता है उसकी तरफ आप जाएंगे। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर निकालने के लिए कहा। अब यहाँ होता क्या है कि एज ए टीचर वो कहती है कि रूलर निकालो, रूलर मतलब वो स्केल कहती है। तो बच्चों को लगता है कि अरे उनको ये लगता है वो ये वाला रूलर समझ लेते हैं जिसमें सम्राट वगैरह, राजा और रानी। तो बच्चों को लगता है कि यार राजा रानी कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसी जो चैलेंजेस आते हैं तो उनके लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका को कहेंगे कि अर्थ समझाएं। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम अपना काम उनसे कह देंगे। नेक्स्ट है, जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त उनके अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। बिल्कुल, जब भी ऐसे वर्ड आए तो हमको बताना चाहिए रूलर का मतलब होता है वो नापने वाली स्केल या पैमाना, ठीक है। तो उनके संदर्भ में हमको समझाना है। नेक्स्ट भी देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्वेश्चन। अध्यापिका को इस प्रकार के शब्दों की एक सूची उसके अर्थों के साथ बनानी चाहिए, याद करने को कहना चाहिए, गलत। स्मरण वर्ड आ गया, यहीं से हो गया गलत। अध्यापिका को ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। आप एलिमिनेट कर सकते थे, तो ये सेकेंड वाला इसका बेस्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों को निम्न प्रश्न करती है कि अगर मैं 2 दहाई में से 2 इकाई यानी कि 2 टेंस में से 2 वंस घटाती हूँ तो क्या आएगा। तो बच्चों को ने आंसर दिया 0 आएगा, बल्कि गलत है। 2 दहाई का मतलब ये हुआ 20 हुआ, मान लीजिए 2 दहाई, इसमें वैसे 2 घटाएंगे तो क्या आएगा। तो अब वो चीज़ समझ नहीं पा रहे, तो इस जगह मैम को क्या करना चाहिए, अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि छात्र द्वारा दिए गया उत्तर सही है। तो पहली बात तो उत्तर तो सही है नहीं, गलत हो गया। छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना यानी कि प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बेस्ट आंसर है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमेशा हमको मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है, ठीक है, प्राथमिक क्लास में तो स्पेशली, तो इसीलिए सेकंड वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट है कि समान प्रश्न देने चाहिए, गलत। एक ही जैसे 10 समान प्रश्न थोड़ी ना देंगे। शिक्षक को छात्र के उत्तर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यहाँ पे हो गया गलत, ठीक है। तो सेकंड वाला हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय यानी कि जो लेसन प्लान होता है कि जब हमको फ्रैक्शन का एडिशन सिखाना है, ठीक है, भिन्नों का योग सिखाना है, तो उसके लिए वो आयताकार पट्टी के मोड़ने के क्रियाकलाप एक्टिविटी का उपयोग कर रहा है। तो क्योंकि पढ़ाने से पहले वो कर रहा है ना, इसीलिए वो बोला जाएगा पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप, यानी कि पूर्व को इसको बोलेंगे प्री कंटेंट एक्टिविटी, प्री कंटेंट एक्टिविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्ट कंटेंट एक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंटेंट एक्टिविटी। और ये समय की क्षति तो एकदम गलत हो गया, ठीक है। ये पहले होता है, ये बाद में होता है, ये उस दौरान होता है। तो हालांकि यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता है, यानी गणित की जो टेक्स्ट बुक होती है वो क्यों कैसी होनी चाहिए। तो अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना। देखिए आप इंग्लिश में सुनिएगा, कॉन्सेप्ट का कंटेक्स्ट में परिचय देना, किसी के संदर्भ में, यानी किसके संदर्भ में, यहाँ पे बच्चों के आसपास के संदर्भ में, ठीक है, बच्चों के अनुभव के संदर्भ में, ठीक है, उनके आम जीवन से जोड़ करके। तो ये बेस्ट आंसर है, ऐसी ही बुक चाहिए हमको। केवल लग गया तो यहाँ हो गया गलत, केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए, गलत, या आकर्षक और रंगीत होनी चाहिए, ये भी गलत। अवधारणाओं का परिचय मानक, अब यहाँ गलत हो गया, प्राथमिक स्तर के बच्चे स्टैंडर्ड एल्गोरिदम नहीं समझते हैं, तो ये हो गया गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ से रिलेटेड। एनसीएफ मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका आविष्कृत है, ठीक है। अब मतलब मैथ्स में थिंकिंग और रीजनिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो छात्रों को विशेष अनुशिक्षण दे करके, तो विशेष अनुशिक्षण वाला तो मुझे नहीं लग रहा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करके, बिल्कुल जो हाथ से बनाने वाली चीज़ें होती हैं, या फिर वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना। तो मैंने कहा था जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा वो बेस्ट होता है, तो ये तो आंसर बेस्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखकर, नहीं दोबारा थोड़ी ना लिखा जाएगा, दी गई समस्याओं को हल करने पर बल दे करके, केवल समस्याओं या प्रश्नों को हल करने पर बल नहीं देना है। तो ये तीनों गलत हो गए, हो गया सेकेंड वाला सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे, कि गणित का अगर उनका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो और अच्छा हो तो उसके लिए क्या कहेंगे। तो क्या यहाँ दे रखा है अभ्यास के लिए बहुत अधिक किताबें उपलब्ध कराएंगे, गलत। देखिए आपको सेंस ही लगेगा यार, बहुत किताबें देना, बहुत रटाना, बहुत प्रश्नों को हल करना, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ट्यूशन पढ़ाएंगे, ये भी गलत, ट्यूशन पे कभी जोर देता ही नहीं है एनसीएफ वगैरह। तो नेक्स्ट है बच्चों को अब धनात्मक और कार्य विधिक, यानी कि कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीजरल ज्ञान के बीच में संबंध, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीजरल ज्ञान के बीच में स्थापित करने को कहेंगे हम। और नेक्स्ट है वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना। तो वर्ष के अंत में हम क्यों करेंगे भाई, ये भी गलत हो गया। तो ये हो गया थर्ड वाला बेस्ट आंसर। अदरवाइज अब यहाँ समझ सकते थे कि कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीजरल ज्ञान, प्रोसीजरल ज्ञान वो होता है जो परमानेंट ज्ञान रहता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्ञान में के बीच में रिलेशन बैठाने को हम कहेंगे, ये बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और मतलब रिलेशनशिप को डिस्कवर करने और अपने आप में प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है, यानी कि फैसिलिटेटर का काम करता है। तो इसके लिए कौन सा अत्यधिक अनुकूल है। तो देखिए अगर जब भी ये सिचुएशन आती है कि जब हम बच्चों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की बात कहेंगे, तो वहाँ पे आगमनिक विधि आ जाती है, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, उदाहरण से, एग्जाम्पल से नियम की ओर हम जाते हैं, ठीक है, रूल्स की ओर जाते हैं। पहले एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं, फिर रूल्स सिखाए जाते हैं। और जो डिडक्टिव मेथड होता है उसमें पहले रूल्स कराए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल कराए जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट में आता है तो उसका सेंस अलग रहता, मैथ्स में इसका सेंस अलग है। तो पहला है कि एक क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार के कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के लड़कियों को आंकड़े इकट्ठा करने को कहता है, ठीक है, उनके डेटा को इकट्ठे करने को कहता है। तो डेटा क्यों इकट्ठे करेगा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स के करिकुलम में डेटा हैंडलिंग डाला गया है ना, इसीलिए, क्योंकि डेटा हैंडलिंग यानी कि प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना चाहता है बच्चों को। जेंडर भेदभाव इसमें नहीं होगा, ठीक है। जब अगर ये होता कि लड़के लड़कियों को साथ में कोई क्रियाकलाप कराया जा रहा है तो उनके भेदभाव के प्रति जागरूक कराता, वो भी सीडीपी या फिर अदर सब्जेक्ट में मैं मान सकती हूँ। मैथ्स में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसका मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है या तो उनको स्टैटिक्स यानी कि डेटा हैंडलिंग वगैरह सिखाने पे जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। तो देखिए जो समस्या समाधान के जो उन्होंने चरण दिए थे पोलिया ने, उसमें पुनः योजना बनाना कोई भी चरण नहीं होता। योजना बनाना होता है, समस्या को समझना होता है, योजना का संचालन करना होता है, लेकिन ये नहीं होता सेकेंड वाला पुनः योजना बनाना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं में इनमें से कौन सा कथन, 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है। तो पहला है विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या, उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना
जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। बिल्कुल, जब उनके लिए मीनिंगफुल है तो उनकी क्या संख्या थी, कितना था वो अमाउंट में ना, तो ये हमको पता करने के लिए प्रोत्साहन देना है। अंकों को याद करने, यहाँ पे हो गया गलत, याद करने की जब बात आएगी तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के चल वस्तुओं के समुच्चय, यानी कि हमको जो मूवेबल ऑब्जेक्ट हैं, जो मूव करने वाले ऑब्जेक्ट हैं, उनका सेट बनाने को कहना है। तो ये भी एक मूर्त ऑब्जेक्ट हो गया ना, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना होता है, तो इसीलिए ए एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन हेली का। वैन हेली के जो 5 लेवल्स होते हैं ज्यामिति थॉट के, तो वो उसी से ही क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले बताया भी था। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहला लेवल होता है विजुअलाइजेशन। इस पर मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन होता है, दूसरे पे एनालिसिस होता है, यानी कि पहला होता है दृश्यीकरण, फिर होता है विश्लेषण, फिर अगला होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसमें देखिए उसका नाम नहीं दे रखा है, उसके बारे में दे दिया गया, संबंध पहचानना। फिर अगला होता है निगमन, और फिर अगला होता है स्वयं सिद्ध। ठीक है, इसको कठोरता भी कहते हैं। तो इसको मैंने डिटेल में बनाया है, 5 से 7 मिनट की वीडियो, आप देख सकते हैं। तो थर्ड वाला हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि उपयुक्त गणितीय कार्यों से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है, यानी कि जब गणित के कार्य दिए जाते हैं, उनको चैलेंज दिया जाता है, तो ये प्रायिकता है कि उनके कठिन समस्याओं के निपटने में वे आत्मविश्वासपूर्ण बन जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, मतलब वो कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। नेक्स्ट है अगर गणितीय कार्य कठिन है तो वह विद्यार्थी को व्यस्त नहीं रख सकता। यही हो गया गलत, कठिन है तो उनको व्यस्त नहीं रख सकता, ये गलत है, हमसे गलत ही पूछा था। लेकिन लास्ट के भी 2 देख लेते हैं। गणितीय कार्यों को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगमकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित देना, हाँ कि खुद से वो सीखने के लिए सक्षम बनेंगे, इससे प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है कि वैकल्पिक मार्गों के अन्वेषण के लिए लचीलापन उपलब्ध कराना, ये भी अच्छा आंसर है। तो क्या गलत था, यही सेकेंड वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा, मतलब ये इसमें से कौन सा आंसर होगा, कौन सा कौशल है। अगर बच्चों मनोगत 2 में 1, यानी कि 2 में से 1, ठीक, 3 में से 2, 4 में से 3 और 5 में से 4। तो देखिए ये हायरार्की चल रही है ना, पदानुक्रम चल रहा है, तो पदानुक्रम समावेशन हो जाएगा, यही हो गया। समानता जब सिमिलैरिटी होती है, उत्क्रम प्रतिलोम वो होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स कंजर्वेशन। तो ये वाला भी नहीं होगा यहाँ पे, सेकेंड वाला सही है, क्योंकि आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि एक हायरार्की का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन चलना, तो ये एक लेवल वाइज चल रहा है, इसीलिए पदानुक्रमिक समावेशन यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप भिन्नों से कैसे परिचित कराएंगे। तो भिन्न से परिचित कराने के लिए क्या आप शब्द समस्या वाले क्वेश्चन देंगे, तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं देना, हमको हमेशा प्राथमिक लेवल पे मूर्त चीज़ों से उनसे अवगत कराना है। तो चार्ट के द्वारा दिखाना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि चित्रों को चार्ट को दिखाना, कि 1/2 और 1/2 का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये दे दिया, ये रंग दिया गया, क्या दिया गया, ये 1/, ऐसे थोड़ी ना सीखेंगे। संख्या रेखा पर एक भिन्न को निरूपित करना, तो स्टार्टिंग में हम उनको संख्या रेखा पे नहीं देंगे, बल्कि उनको मूर्त ऑब्जेक्ट के लिए क्या देंगे, कागज़ देंगे। तो मान लीजिए कागज़ था, कागज़ को मोड़ करके डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करा सकते हैं। वो कागज़ वृत्त भी हो सकता है या फिर वर्गीय भी हो सकता है, तो इस तरीके से कटआउट के साथ उनको सिखाया जाएगा। यही 4th आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है कि असर्शन, यानी कि अभिकथन दे रखा है कि हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए, गणित पाठचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर, अभी मैंने बताया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। गलत, बिना सोचे गणित थोड़ी ना शुरू कर देंगे, तो इसका हो जाएगा ए सही और बी गलत। नेक्स्ट है कि एनसीएफ के अनुसार गणित की कक्षा में आकलन के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 आंसर आपको सही लगे, लेकिन बेस्ट ढूंढना होता है। तो पहला दे रखा है कि इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए सिर्फ भी लगाए, नहीं भी लगाए, सही हो सकता है, कैसे, बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुधारने के लिए करना चाहिए, यानी कि हमको फीडबैक पाने या फिर जो अपनी जो प्रक्रिया है अधिगम की, उसको सही करने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा आंसर है। नेक्स्ट है इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने, यही हो गया गलत। क्या हम क्लास का वर्गीकरण करेंगे या श्रेणी में बांटेंगे, ऐसा भी नहीं है। हिस्सा या भाग नहीं होना चाहिए, गणितीय निर्देशों का हिस्सा या भाग नहीं होना चाहिए, अपितु इसे गणितीय निर्देशों से पृथक करके, पृथक वाला वर्ड गलत हो गया यहाँ पे। ऐसे कुछ एक वर्ड होते हैं जिनसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं में संभव नहीं है, ये भी गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये फर्स्ट वाला बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ता के गणित का अधिगम के बारे में सही है। तो पहला है कि बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों मतों के साथ आते हैं। बिल्कुल, बच्चे जब भी स्कूल आते हैं तो उनके पास खुद
पहले से भी कुछ विचार होते हैं या फिर पहले से भी कुछ मत होते हैं, ठीक है, ये एकदम सही है। विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में जो उनके विचार होते हैं वो गणित के लिए असंगत होते हैं। मतलब क्या वो गणित के लिए सही नहीं होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उनको पहले से ही चीज़ें आइडिया हो जाता है या फिर पहले से जो अपने परिवेश से वो सीखते हैं वो बिल्कुल गणित में हेल्पफुल होते हैं, तो यह असंगत नहीं होगा यहाँ पे। बच्चों में दिक् स्थान संबंधी समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान होती है। केवल दिक् स्थान संबंधी समझ ज्यामिति से थोड़ी ना होती, वो पहले से ही आसपास के परिवेश से भी सीखते हैं, तो ये हो गया गलत। वैसे भी केवल लग गया था तो गलत होना ही था। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल, तो ए और डी सही। कि आसपास में भी तो आकृतियाँ पहचानते हैं ना, ये गोल गोल रोटी या फिर ये कैप है तो ये तिकोनी है, ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट है एनसीएफ के अनुसार गणित पाठचर्या के लक्षण कौन से हैं? तो इससे महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए, तो अच्छा दिख ही रहा है आंसर कि महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए। क्रियाकलापों पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है इसमें अधिक से अधिक योगात्मक आकलन। देखिए मैंने बताया था आकलन में एक एफए होता है जिसको बोलते हैं रचनात्मक आकलन, एक होता है एसए यानी कि समेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं योगात्मक आकलन। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये इसमें होता है क्या, इसमें सत्र के अंत में जो एनुअल एग्जाम होते हैं वही होते हैं, तो इसको इन्वॉल्व नहीं करना, तो ये हो गया थर्ड वाला गलत। फोर्थ है इसे समझ बोध से अधिक क्रियाकलापों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए, गलत हो गया। सूत्रों के ज्ञान पे बल हो गया तो ये गलत हो गया, और मतलब बहुत ज़्यादा अधिक, तो यहाँ से भी रॉन्ग सेंस निकल रहा है। नेक्स्ट है कि गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होती है उसका बेस्ट उदाहरण कौन सा है? ये 4 केसेस बताए गए हैं। पहला है अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न दे देना, बहुत सारे प्रश्न नहीं देने हमको, गलत हो गया। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्याम पट्ट पर समस्या को हल करने के लिए कह रहा है, ये भी गलत हो गया। तो एक हिसाब से रटना हो गया ना कि आप हर चीज़ को श्याम पट्ट पे करवा रहे हैं। नेक्स्ट है शिक्षक विद्यार्थी के निजी व्यक्तिगत अनुभव, तो यहाँ से एक अच्छा सेंस मिल रहा है कि हम बच्चे के जो अनुभव हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, गणित समझ के निर्माण के लिए। और कक्षा में विद्यार्थियों के साथ व्यस्त है, मतलब शिक्षक व्यस्त है, ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को बिजी रखा है, शिक्षक उनके अनुभवों का यूज़ कर रहा है गणित को सिखाने के लिए। अच्छा आंसर है, बेस्ट आंसर है। श्याम पट्ट पर समस्या को हल कर रहा है और कलन विधि, ये कुछ टैग वर्ड्स हैं, इनको आप हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की पाठ्य पुस्तक यानी गणित की टेक्स्ट बुक के लिए सही है? तो पहला है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधानों को केवल लग गया, गलत हो गया, मतलब मेरे हिसाब से गलती होगा, पढ़ लीजिए। केवल विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित करना है, केवल सीमित कर देना है तो गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल, जो पाठ्य पुस्तक में भाषा यूज़ की जाएगी वो बच्चों की आम भाषा होनी चाहिए ताकि उनको आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट है पुस्तकों में कहानियाँ और दूसरे वृत्तांत सम्मिलित नहीं होने चाहिए, गलत हो गया। और अधिक से अधिक प्रश्न देने चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो सेकंड इसका केवल बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है तो मुझे तो डायरेक्ट दिख गया, रटकर याद करना, कभी भी रटकर याद करने पे हमको ध्यान नहीं देना। अब क्या है तो यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, अमूर्तन होता है, अन्वेषण होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो ये सारे शिक्षण अधिगम होते हैं, ये प्रक्रिया होती है, लेकिन ये नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान के मॉडल का चरण नहीं है? अब देखिए पोलिया वाला मैंने अभी बताया था, तो उससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि पुनः योजना बनाना, और यहाँ पे है कलन विधि को याद करना, यानी कि एल्गोरिदम को याद करना। कभी भी वैसे भी अच्छा आंसर नहीं था, अगर आप एलिमिनेट कर सकते थे कि कलन विधि को या एल्गोरिदम को याद करना, तो गलत हो गया। तो समस्या को समझना है, योजना की युक्ति निकालना है और पुनः जांचना, ये तीनों इस मॉडल के चरण होते हैं। योजना बनाना हो जाएगा, देखिए जो बताया था, लेकिन पुनः योजना बनाना अगर आएगा तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, पुनः योजना नहीं बनाई जाती, ये भी था क्वेश्चन, इसीलिए ये सेकंड वाला गलत है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा गुणधर्म है, जोड़ का गुणधर्म है? तो इस जो एडिशन की प्रॉपर्टी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बना रखी है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा लग रहा है? अगर मैंने बताया था 3 टर्म होते हैं, a + b + c, अगर हम पहले 2 को जोड़ते हैं फिर बाद में तीसरे को जोड़ें, या फिर बाद वाले 2 को जोड़ें फिर पहले को जोड़ें, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन में भी जा सकते थे, अदरवाइज मैंने हिंदी में भी बता रखा है, तो इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम या फिर साहचर्य का रूल। तो फिर
क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय 2 नंबर्स के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 35 + 100 को जोड़ें चाहे 100 + 35 को जोड़ें, आएगा 135 ही। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। और इस पर मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बच्चे से ये मिस्टेक होती है गुणा करने में, ठीक है, 35 का 23 से गुणा करने में, तो उसका प्रायिक कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है बच्चे से कि योग की जो कलन विधि है, योग का जो एल्गोरिदम है, उसको गुणन में अति विस्तारित कर दिया गया है, यानी कि गुणा करने में बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया है। इसी वजह से ये मिस्टेक हुई है, कॉमन मिस्टेक हुई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला है कि गणित पाठचर्या को सुसंगत होना चाहिए, तो गणित पाठचर्या अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल उनसे रिलेटेबल होना चाहिए, तो पहला तो सही हो गया। विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार दूसरे से जुड़ता है, ठीक है, एक विचार या एक गणितीय मत दूसरे से कैसे रिलेट करता है, इस प्रकार वे नई समझ और कौशल को विकसित करने में सक्षम है। अच्छा है, एकदम दोनों सही है। ए और सर इसका रीज़न है, तो ये इसका रीज़न भी है, क्योंकि पाठचर्या सुसंगत होगी तभी तो बच्चे रिलेट कर पाएंगे ना। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर सही कारण है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है? रचनात्मक कक्षा मतलब क्रिएटिव कक्षा का, जहाँ बच्चे को करने का मौका दिया जाए, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। तो पहला है कि छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर, यहीं से समझ में आ जाता है। देखिए कुछ एक कॉन्सेप्ट ऐसे है ना कि उदाहरण को देख करके बच्चे करें, श्याम पट को देख करके करें, वो कभी भी आंसर नहीं होगा। तो उदाहरण के आधार पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करें, गलत हो गया। शिक्षक छात्रों को एक गतिविधि क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं, छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई कार्यविधि को दोहरा रहे हैं। देखिए यहाँ तक तो सही था कि एक्टिविटी करने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन दोहरा रहे हैं उस कार्यविधि को, यहाँ हो गया गलत। नेक्स्ट है छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृतियाँ, भार आदि के आधार पर छांटने के लिए कहा गया। देखिए जब भी हम ये कहेंगे तो यह एक अच्छा क्रिएटिव क्लास है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, वर्गीकरण की क्षमता आएगी उनके अंदर। तो ये हो गया अच्छा। लास्ट है ब्लैक बोर्ड पर हल करना, तो ये भी गलत हो जाएगा कि ब्लैक बोर्ड पर देख करके उतार रहे हैं, तो ये भी हो गया गलत। सही क्या हुआ? आंसर थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक यानी कि जो टेक्स्ट बुक है, अभी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन कराया था, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा लक्षण सही है? तो देखिए पहली बात तो दे रखा है दैनिक जीवन के अनुभव से जुड़ा होना चाहिए, ये पेडागॉजी में आपने पढ़ाई है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि उनके आसपास के वातावरण या उनके अनुभव से होना चाहिए, पहला सही हो गया। संकल्पनाओं को केवल लग गया ना, लेकिन ध्यान दीजिए केवल गणितीय भाषा और चिन्हों के प्रयोग द्वारा समझना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट को केवल गणित की लैंग्वेज और चिन्ह से समझना चाहिए, गलत है। केवल उससे थोड़ी ना समझाएंगे, उसके अलावा भी हम उनके सामने मूर्त उदाहरण देंगे। नेक्स्ट है औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पे बल देना चाहिए। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल हमको एल्गोरिदम या कलन विधि का ही यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट है जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरण का मतलब होता है उनके सामने उचित प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो, तब हम उनको उस एग्जाम्पल द्वारा समझाएं। तो बिल्कुल मूर्त से अमूर्त की ओर जाना होता है, इसीलिए ए और डी हो गया राइट आंसर, आंसर 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक विद्यालय की पाठचर्या का भाग नहीं है, यानी कि जो करिकुलम है उसमें कौन सा टॉपिक नहीं है? टेसिलेशन है, टेसिलेशन का मतलब होता है कोई भी शेप का रिपीट होना, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है तो ऐसे करके स्क्वायर रिपीट होता नहीं है, जो शेप्स का रिपीट होना ये टेसिलेशन हो जाता है, तो छोटे क्लास में होता है। भिन्न भी होता है, ठीक है। 2D फिगर में क्योंकि हमने पढ़ा ना कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, तो सर्किल, ये सारे जो फिगर्स होते हैं तो है ना प्राइमरी क्लास में, लेकिन रैखिक समीकरण ये आगे की क्लास में होता है, मतलब 6, 7, 8 वगैरह में जाता है। तो रैखिक समीकरण में जैसे x + 2y ये जो समीकरण है, तो ये छोटे बच्चे नहीं समझते ना इनको, इसीलिए यही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? इस पे पेडागॉजी की वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला है कि गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार चलती हैं। बिल्कुल जो गणित के कॉन्सेप्ट होते हैं वो हायरार्की में चलते हैं। हायरार्की का मतलब है कि पहले आप ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर जैसे मान लीजिए अगर हम छोटे क्लास में पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो एक हायरार्की में चलता है, पदानुक्रम में चलता है, ये होता है। नेक्स्ट है कि गणित आगमनिक विवेचन पदार्थ की होता है, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। तो ऐसा नहीं है, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, ये पहले ऑब्जर्व करके उन तथ्यों को किया जाता है, फिर कथन आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं होता है गणित में, ठीक है। गणित की प्रकृति अमूर्त होती है। अब जिनको एक
बेस बैठ चुका है कि यार मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, तो मूर्त से अमूर्त हमको बच्चे को सिखाना है, ठीक है। लेकिन गणित की खुद की प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त होती है। गणित को आप छू नहीं सकते हो, वो केवल कैलकुलेशन होता है, तो इसीलिए ये भी सही हो गया। गणित का अपने चिन्ह और शब्दों का समुच्चय होता है, तो ये भी सही है कि गणित के अपने खुद के चिन्ह होते हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, सेकंड हो गया गलत, और हमसे गलत ही पूछा था। अब देखिए याद रखिएगा कि हो सकता है आपकी शिफ्ट में ये आ जाए कि कौन सी प्रकृति है, इसीलिए 3 पॉइंट याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे को 6050 लिखने को कहा गया और उसने 650 लिख दिया, यानी कि उसको ये कहा गया था और उसने ये लिख दिया, तो उसको कहाँ, उसमें मतलब कौन सी गलती हुई है। तो देखिए छात्रों को 10 समान प्रकार के प्रश्न देने चाहिए, तो अगर उससे गलती हो क्या हम बार बार प्रश्न देंगे, गलत, ठीक है। बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पनाओं को मूर्त सामग्री के द्वारा सुदृढ़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए उससे गलती इस वजह से हुई क्योंकि उसको स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हमको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, यही हो गया आंसर, ठीक है। उसको हम क्लियर कैसे करेंगे, मूर्त सामग्रियों द्वारा, ठीक है। उसके सामने कुछ बंडल्स रख देंगे, मान लीजिए जो माचिस की तीलियों के 10-10 के बंडल ऐसे करके नहीं दहाई बनाए जाते हैं, तो उस टाइप में उनके सामने मूर्त ऑब्जेक्ट दे करके हम उनको सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि करेगा। देखिए एक तो एक और चीज़, जहाँ पे जिस भी आंसर में समस्या समाधान कौशल का विकास करने की बात आएगी वो आंसर सही होगा, ठीक है। ये कुछ एक ट्रिक है, अब याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं। पहला है पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, केवल एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन को करना है, नहीं, गलत। चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों को निरूपित करके प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ कह रहा है ये कि गणित की जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम चित्रों द्वारा, चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा, लाइन मैप्स के द्वारा या फिर उनके डायग्राम के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो ये अच्छा आंसर है, लेकिन और भी पढ़ लीजिए कि मेंटल मैथ्स की कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को हल करना, केवल जो मेंटल मैथ्स की जो बुक है उसमें जो प्रश्न दिए गए उनको हल करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। औपचारिक कलन विधि, छोटे क्लास में हमको फॉर्मल एल्गोरिदम मेथड जो होते हैं, कलन विधि होता है, उन पे ज़्यादा बल नहीं देना है, ठीक है। तो ये हो गया गलत, तो सही क्या निकला, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स ब्लॉक के द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिए डीन्स ब्लॉक के द्वारा प्लस पढ़ाया जाता है, प्लेस वैल्यू पढ़ाया जाता है और माइनस पढ़ाया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, वरना आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। भिन्न नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ तो गलत हो गया। आयतन कहाँ पढ़ा देंगे, तो एकदम ही गलत हो गया। और आकृतियाँ नहीं पढ़ाई जाती, डीन्स ब्लॉक में आकृतियाँ नहीं पढ़ाई जाती। अब हुआ बचा क्या, देखिए व्यवकलन का मतलब सब्सट्रैक्शन ही होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ मैथ्स वाला पोर्शन हमेशा इंग्लिश वाला भी देखा करें, फिर हिंदी वाला देखा करें, तो इससे आपका सही हो जाएगा। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पहेलियों का उद्देश्य को बढ़ावा देना है। तो निम्नलिखित पहेलियों का क्या उद्देश्य होता है, तो पहला है गणित, ड्रिल एंड अभ्यास, गलत। ड्रिल और अभ्यास, ड्रिलिंग नहीं करवाना, हमको बार बार चीज़ें नहीं करवानी, बहुत अभ्यास नहीं करवाना है, ठीक है। गणित में रुचि, गणित में रुचि, हाँ पहेलियों से क्या होगा, बच्चों के अंदर गणित में रुचि आ जाएगी। समस्या समाधान कौशल, अभी मैंने बोला था जिसमें भी आंसर आ जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कलन विधि पर बल देना। हर बार देखिए मैं बोल रही हूँ, कुछ एक टॉपिक से हम देख रहे हैं कि ये टॉपिक रिपीट होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कलन विधि पर बल देना एकदम गलत हुआ, और ड्रिल और अभ्यास गलत हुआ, बचा क्या, बी एंड सी। नेक्स्ट है न्यूमेंस का। देखिए न्यूमेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने इस पर 5 मिनट की एक वीडियो भी बनाई हुई है, मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम कौन से हैं, तो पहला देखिए लाइन वाइज अरेंज करना है। पहला होता है पढ़ना, ठीक है, सी, तो ये हो गया। सेकेंड होता है प्रश्नों को समझना, ए। फिर होता है गणित चिन्हों का रूपांतरण, इनकी गणित चिन्हों को रखना, ठीक है। फिर होता है कि उसका प्रोसेस करना, फिर होता है उत्तर देना। मतलब आप शॉर्टकट में ऐसे करते हैं कि जब भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उनको समझते हैं कि अच्छा ये करना है, फिर हम जोड़ना है, घटाना है, तो उन चिन्हों को रखते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 2 और 3 था, इनको सॉल्व कर दिया, कितना आया, 5 आ गया, ठीक। अब जो आंसर आया वो उत्तर का प्रतिपादन करना है। तो आखिरी ये हो गया आपका CABED, आप एक जगह लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मैंने बताया था ओपन एंडेड का मतलब है जिसके कई आंसर निकल सके। अब यहाँ कह रहा है इतने से इतने के बीच में केवल 5 संख्या, तो 5 संख्या मतलब फिक्स हो गया ना, तो ये
ओपन एंडेड नहीं है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, यानी कि बंद सिरे वाला क्वेश्चन होता है। दो संख्याओं का योग अगर 35 है तो अगर एक 16 है तो दूसरी क्या होगी, ये भी तो फिक्स आंसर है ना, 35 में से 16 घटा दे तो वो, ये तो एक फिक्स आंसर हो गया, ये भी गलत हो गया। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतने इतने अनुपात में है और उसका परिमाप 65 दे रखा है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, तो ये भी फिक्स आंसर है। कैसे, देखिए अगर परिमाप 65 है तो इसका फॉर्मूला होता है 2l+b, यानी कि ये रेशियो था तो 3x + 5x मान लेते हैं। यहाँ से हो गया 8x, 8 दूनी 16x बराबर 35। यहाँ से मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम पुट कर देंगे तो लेंथ और ब्रेथ हम निकाल सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन से, इसीलिए ये भी बंद सिरे का हो गया। अब आखिरी देखिए कि 4 संख्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। अब इन्होंने 4 जरूर कहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 7 दहाई और 8 इकाइयों द्वारा निर्मित हो, तो ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती ना जिसमें 7 दहाई हो और 8 इकाइयों द्वारा निर्मित हो। ठीक है, 8 इकाइयाँ ले रखी हूँ, 8 इकाइयों द्वारा निर्मित संख्या से बड़ी हो। ठीक है, तो उनसे बड़ी बहुत सारी हो सकती है, जैसे 7 और 8 से बड़ी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमको कोई 4 देना है, इसीलिए ये 4th वाला आपका हो जाएगा मुक्त सिरे का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक आकलन, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या सम्मिलित नहीं किया गया होगा इसका, तो ओके सॉरी, यहाँ पे योगात्मक आकलन दे रखा था, यानी कि समिटिव असेसमेंट। मुझे रचनात्मक आकलन लगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक और शिफ्ट में था। तो रचनात्मक आकलन में होता क्या है कि मतलब उसमें क्लास के दौरान वो आकलन होता है या क्लास से पहले होता है। योगात्मक आकलन यानी कि समिटिव असेसमेंट जो होता है वो सत्र के अंत में होता है, जो एनुअल पेपर होता है ना उन्हीं को बोलते हैं। और ये जो बची हुई चीज़ें हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में आती हैं, याद रखिएगा, क्योंकि उपाख्यानात्मक अभिलेख से क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड वो होता है जिसमें बच्चे का डे बाय डे की प्रगति का वर्णन होता है। तो यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 45 को 5 से गुणा करने को कहा गया तो छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया। यानी कि देखिए अब इस जगह बच्चे का बहुत अच्छा मतलब उसको बेसिक बहुत क्लियर है कि जो गुणा है वो योग से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या किया, 45 को 5 से गुणा करने की बजाय 45 को 5 बार जोड़ दिया। आंसर तो उतना ही आएगा ना। तो यहाँ पे पहला है कि छात्र के पास गुणन की संकल्पना समझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको गुणन की समझ नहीं है, क्योंकि उसको गुणा की समझ है तभी उसने, क्योंकि गुणा पहले बेस ऐड से ही सिखाया जाता है ना, इसीलिए तो गलत हो गया। अगला है छात्रों द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दिखाती है। अच्छा आंसर है कि बच्चे की क्रिएटिविटी को दिखाती है, क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। यानी कि वो प्लस को मल्टीप्लाई के रूप में विस्तारित करने में एबल है, यानी कि सक्षम है। तो सेकंड आंसर सही हो गया। लास्ट वाले भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, लिखित परीक्षा में उपयोग नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि लिखित परीक्षा में उपयोग नहीं की जा सकती। और गुणन के लिए औपचारिक कलन विधि अनौपचारिक रणनीतियों के उपयोग से अधिक महत्व बल देना चाहिए। गलत। अभी मैंने इतनी देर से बताया है कि औपचारिक कलन विधि का उपयोग जहाँ भी वर्ड आएगा तो वो गलत हो जाएगा आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे केवल लगा हुआ है लेकिन इसको एलिमिनेट। NCF 2005 के गणित शिक्षण पर आधार पत्र के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियाँ, जो आकलन की विधियाँ होती हैं वो गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, जो असेसमेंट होता है वो गणित को यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल जो गणना होती है उसके रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो इसकी व्याख्या कौन करता है? देखिए इसका पहला ही आंसर सही है। कैसे? गणित में आकलन की प्रकृति ने गणित को केवल, अब यहाँ केवल जरूर लगा लेकिन आंसर सही है। ठीक है, जो गणित में असेसमेंट की प्रकृति है, नेचर है उसका, वो गणित को केवल समस्या समाधान हेतु समस्या को सॉल्व करने के लिए कार्य विधि यानी कि प्रोसीजरल और अभिकलनीय यानी कि कंप्यूटेशनल कौशल, यानी कि प्रोसीजरल का मतलब होता है परमानेंट जिसमें ज्ञान मिले, और दूसरा चीज़ ये कंप्यूटेशनल कौशल का मतलब होता है जिसमें कंप्यूट किया जाए, जिसमें गणना की जाए, सॉल्व किया जाए के रूप में शामिल किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन था, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं होता है। न्यून उपलब्धि का मतलब होता है कि अंडर अचीवमेंट, जब बच्चे कम अचीव कर रहे होते हैं तो उसका कौन सा रीज़न हो सकता है, वैसे समझिए। तो वहाँ से आप एलिमिनेट कर लीजिएगा। देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, कौन सी संस्कृति से आ रहा है, तो इसकी वजह से वो हो सकता है कि अचीव करने में उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, तो ये तो हो सकता है। शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएँ, जब मतलब शिक्षक की जो
वो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी बच्चे के प्रति या जो स्टूडेंट है उसके प्रति, ये भी कारण हो सकता है। निर्देशीय भाषा, टीचर ने कुछ निर्देश दिया और बच्चों को नहीं समझ में आया, ये भी तो उसकी न्यून उपलब्धि का कारण हो सकता है। लेकिन लैंगिक भेदभाव कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे बच्चे कम अचीव करें। ऐसा तो है नहीं कि लड़के ज़्यादा अचीव करते हैं या लड़कियाँ ज़्यादा अचीव करती हैं, लड़के कम अचीव करते हैं। तो ऐसा ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला कोई केस नहीं होता, इसीलिए यही हो जाएगा गलत। और हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो यही हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 3 के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मतलब अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है, कौन सा वो सीखने के लिए सक्षम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। अब यही गलत हो गया कि बच्चे सिद्ध, देखिए 1 to 5th में वो सिद्ध प्रूव नहीं कर सकते हैं, प्रूव करना वो बाद में सीखते हैं, ठीक है। 9th-10th से ये स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए, प्राइमरी लेवल पे तो एटलीस्ट नहीं आ जाएगा, 6 आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रम ADG में अगले अक्षर, तो ये बिल्कुल बच्चे कर लेंगे। ADG का मतलब A में 2+ हुआ तो D आया, D में 2+ हुआ तो G आया, G में HI और J आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक बस में 40 बच्चे बैठे हैं तो 3 बस में कितने होंगे, यहाँ पे भी वो कर लेंगे कि एक बस में 40 है तो 3 बस में कितने होंगे, तो 120 होंगे, ठीक। नेक्स्ट है दर्शाइए कि 2 into 3 और 3 into 2 समान है, तो ये आराम से वो दर्शा सकते हैं कि 2 3 6, 3 दूनी 6, तो दोनों सेम हो गए। लेकिन सिद्ध यहाँ वर्ड से आप पहचान सकते थे कि ये आंसर नहीं होगा, हमसे नहीं ही पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवीज़न पर यानी कि विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा यानी कि इंट्रोडक्टरी क्लास, यानी कि अगर हम डिवीज़न स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे ना, तो इसमें से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। तो पहला है 10 को 2 से विभाजित करने का क्या अर्थ है। तो देखिए अगर हमें कोई भी इंट्रोडक्शन देना है तो हम बच्चों को उनके किसी जो आसपास का वातावरण है, परिवेश है या जहाँ वो रहते हैं उसके संदर्भ में हम देंगे, जिनको वो जानते हैं। तो यहाँ पे हम संदर्भ नहीं दे रहे हैं, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट है कि यदि मैं 100 पुस्तकों को 3 में बांटने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कितनी पुस्तकें रह जाएंगी। तो अगर 3 लोगों में बांटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी बच्चा वो इतना क्लियर नहीं कर पाएगा अगर इंट्रोडक्शन में, ठीक है, ये भी हो जाएगा गलत। यदि कोई विद्यार्थी किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है तो 1 दिन में कितना करेगा। अब यहाँ पे भी अब स्टार्टिंग में ही थोड़ी ना क्वेश्चन करवाने लगेंगे, तो ये भी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन एकदम आंसर एकदम सही है। यहाँ कह रहा है कि यदि आपकी माँ के पास, क्योंकि ये संदर्भ दे रहा है, ठीक है, उन जिससे जो बच्चा जानता है, जिसको वो मतलब वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो आपकी माँ के पास 9 पेंसिलें हैं, वह आपको आपके भाई और आपकी बहन को बराबर बांटती हैं, तो आपको कितनी पेंसिल मिलेगी। तो यहाँ बच्चा समझेगा अच्छा ठीक है 9 थी और बराबर बराबर बटेंगी, इसका मतलब 3-3 बटेंगी। यहाँ से इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए ये इंट्रोडक्शन बेटर रहेगा डिवीज़न के लिए, ठीक है। तो 4th आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता यानी कि क्यों वो अनसक्सेसफुल हो रहा है। तो उसका मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, जो हमारा असेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए। पहला है कि रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन यानी कि FA को एसए फॉर्मेटिव असेसमेंट को एसए से अधिक महत्व देना, बिल्कुल सही। FA मैंने बताया था बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए ये तो एकदम सही है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि विफलता कमी कहाँ है, कमी का कारण क्या है, तो ये तो नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को देना, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तुलना में सब्जेक्टिव प्रश्नों को देना, ये भी सही है क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव को इतना फेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों के चिंतन की गणितीय एवं क्षमताओं की तुलना में, यानी कि उनकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं, एबिलिटी है, उसकी तुलना में प्रोसीजरल ज्ञान और तथ्यों पर बल देना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ये विफलता का कारण हो सकता है, आप समझिएगा। क्योंकि अगर हम उनकी थिंकिंग और जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो रीजनिंग एबिलिटी है, उसकी तुलना में हम बहुत प्रोसीजरल ज्ञान कि आप ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, इस टाइप में अगर हम सिखाएंगे, एक पर्टिकुलर ज्ञान पे बल देंगे, तो वो विफलता का कारण होता है। तो इसीलिए 3rd हो गया आंसर। अब देखिए 4th है कि पुनः स्मरण देख के आपको गलत नहीं करना है, पूरी लाइन पढ़िए। पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में, यानी कि इसके कंपैरिजन में समस्या समाधान पे बल देना। तो बिल्कुल समस्या समाधान पे हमको बल देना है, ये तो सही है। लेकिन हमसे पूछा था कि विफलता का कारण क्या है, तो 3rd वाला हो जाएगा विफलता का कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री राजू अपने कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ यानी कि नंबर की समझ को पैदा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे अधिक सहायक कौन सा होगा। तो पहला है कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। तो देखिए अगर मतलब एक कंचों की बरनी है, इसमें खूब सारी गोलियाँ पड़ी हुई हैं और आप कहें कि लगभग कितने होंगे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है छात्रों में एक एक सीढ़ी गिनते हुए चढ़ने को कहें, तो
मतलब सीढ़ियाँ गिनते हुए चढ़ने को कहें। देखिए इसमें एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमको बेस्ट ढूंढना होता है। तो आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में कक्षा की संख्या के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। यानी कि आपकी क्लास में जितनी संख्या है उसके अकॉर्डिंग आप अदर क्लास के भी बच्चों की संख्या का अनुमान लगाएं। छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर संख्या, सैकड़ा, दहाई, इकाई के रूप में संख्या बनाने को कहें। ठीक है, यहाँ पे तो ये जब सैकड़ा, इकाई, दहाई वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो वो प्लेस वैल्यू वाला आ जाएगा। उससे इतना मतलब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देने के लिए वो बेटर नहीं रहेगा। इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या है कि हम कंचों से भरी एक बरनी को उनके सामने रखें और हम कहें कि अनुमान लगाइए कि कितने हैं। क्योंकि इन सारे केस में क्या होगी, पहली बात तो सीढ़ियाँ सीमित होंगी, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। फिर अगला होगा कि अनुमान मतलब आपकी क्लास में जितने बच्चे, जरूरी थोड़ी ना है कि अदर क्लास में भी उतने ही बच्चे हों लगभग में। यहाँ पे भी ये मतलब बेस्ट हमको ढूंढना है, तो बेस्ट ये होगा। और दूसरी बात ये कि अनुमान लगाना, एक लाइन याद रखिएगा कि त्रुटियाँ क्या होती हैं, सीखने के का एक मतलब सीखने का एक ज़रिया होती हैं। तो अनुमान जब भी बच्चा लगाएगा तो हमको उसका प्रोत्साहन देना है। ठीक है, कि उसने कम से कम अपने जो आंसर है उसके लगभग में तो उसने आंसर दिया ना, मतलब मेन आंसर के आसपास तो आंसर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। कि छात्र क्या कर रहे हैं, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनका वैल्यू निकाल पा रहे हैं, उनका अनुमान लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है मनोगत दो संख्याओं को जोड़ें, यानी कि दो नंबर्स को ऐड करके अप्रॉक्स में उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई अज्ञात राशि नहीं, यहाँ पे तो वो ज्ञात कर सकते हैं, इतना तो प्राइमरी लेवल वाले करने लगते हैं, जोड़ने घटाने वाला। इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई को नापें, तो ये भी वो नाप सकते हैं। अज्ञात राशि यहाँ अनुमान लगाने वाला कुछ भी नहीं है। अब प्राइमरी लेवल पे कहा जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अप्रॉक्स में दूरी अनुमान लगाई, तो उस लेवल पे वो नहीं कर पाएंगे ना ये चीज़। लेकिन अब फोर्थ वाला देखिए, आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या, क्योंकि ये उनके कंटेक्स्ट में होगा, उनके आसपास के वातावरण से संबंधित होगा, इसीलिए ये कौशल बेस्ट रहेगा। ये अगर हम उनको करने को कहेंगे अभ्यास, तो बेस्ट रहेगा ताकि वो अज्ञात राशियों का अनुमान लगा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। मैं कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी डाल दे रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सच में रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्टिमाइजेशन होती है, दृश्यीकरण होती है, तुलना होती है, विश्लेषण होती है। ठीक है, ये सारी होती हैं, और लेकिन रटकर याद करना नहीं होती है। कभी भी रटकर याद करना तो वैसे भी एलिमिनेट करना है हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रारंभिक गतिविधि, कौन सी पहले एक्टिविटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, बच्चों के लिए तो पहला है, छात्रों को द्विविमीय यानी कि 2D फिगर्स को अध्यारोपित करके, सुपर इम्पोज करके मापों की तुलना करने के लिए कहा जाए। तो बिल्कुल ये तो बेस्ट रहेगा कि हम क्या करें कि अगर डिफरेंट जो 2D फिगर्स हैं तो उनका हम क्या करें, उनका कंपैरिजन देखिए। अच्छा ठीक है, इसका कि छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना। तो छात्रों मतलब पैरीमीटर निकालने के लिए कहना, तो यहाँ पैरीमीटर निकालने को नहीं कहेंगे क्योंकि हमको क्षेत्रफल पढ़ाना है, ये तो गलत हो गया। छात्रों को 2D आकार को छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना। यहाँ जो 2D फिगर थे इनको छोटे छोटे टुकड़ों में, अरे टुकड़ों में बांट करके क्या करेंगे ना, ये तो गलत हो जाएगा। छात्रों को द्विविमीय आकार में इकाई वर्गों की संख्या गिनने के लिए कहना कि उसमें कितने वर्ग हैं, उसके उस आकार में कितने वर्ग हैं, कितने यूनिट वर्ग हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बेस्ट क्या है, अगर देखिए हमको क्षेत्रफल पढ़ाना है तो हम उनकी माप की तुलना करने को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी, यानी कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, होल नंबर होगा। तो ये कौन सा गुणधर्म है, तो देखिए ये इसको बोलते हैं समवरक गुणधर्म, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी होता है। तो इसमें होता क्या है, किसी भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक होल नंबर होगा। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी बोली जाती है। वितरण प्रॉपर्टी क्या होती है, वितरण का मतलब होता है जैसे 2 × 3, ये मैंने बनाई इस पे वीडियो, 3 + 4 दे रखा है, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो इसको वितरण बोलते हैं। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि जब हम 2 में 3 जोड़ें या 3 में 2 जोड़ें, आंसर सेम ही आएगा। और साचर वाला क्रम विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें 3 नंबर को ऐसे ऐड किया जाता है, तो अगर हम 2 पहले ऐड करें फिर बाद में तीसरा ऐड करें, या बाद वाले 2 ऐड करें फिर पहला ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 के अनुसार
गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या अवधारणा सिखाना है और मापन सिखाना है। देखिए, अब केवल संख्या वाले कॉन्सेप्ट को सिखाना नहीं होता है, बल्कि समस्या समाधान कौशल को भी, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डेवलप करना होता है। तो ये तो हो गया गलत। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, नैरो उद्देश्य जो होता है वो परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और कैलकुलस करवाना है, केवल मतलब कलन करवाना, इसका मतलब केवल कैलकुलेशन पे जोर देना होता है, ये भी गलत हो गया। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। बिल्कुल ये एक्चुअली होता है, ये लाइन एज इट इज याद कर लीजिएगा कि अगर पूछा जाए एनसीएफ के अनुसार नैरो और ब्रॉड दो उद्देश्य होते हैं, ठीक है। नैरो उद्देश्य का मतलब होता है कि संख्या संबंधी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, और जो ब्रॉड उद्देश्य होता है उसका मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित कक्षा में डैश पर बल देना चाहिए। तो केवल गणितीय विषय वस्तु, केवल लग गया तो यहाँ हो गया गलत, यानी केवल उसकी विषय वस्तु पे, करिकुलम पे या टेक्स्ट बुक पे वक्त देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत। गणितीय प्रक्रियाएं और तर्क, अच्छा आंसर है कि गणित का क्या प्रोसेस है, ठीक है, और क्या तर्क हैं, क्या रीजंस हैं, क्या रीजनिंग वगैरह पे जोर देना चाहिए। गणितीय समस्याएं हल करने पे, मतलब समस्या हल कैसे हो रही है इस पे जोर नहीं देना, उसके प्रोसेस पे हमको ज़्यादा जोर देना, तो ये हो गया गलत। मानक स्टैंडर्ड लग गया, छोटे क्लास में वैसे भी हमको स्टैंडर्ड कलन विधियों पे जोर नहीं देना है, तो हो गया इसका आंसर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास में अधिकांश छात्र 360 में 55 को ऐड करने में ये गलती करते हैं, तो ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक, कौन सी अवधारणा को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा। तो इस जगह पे हम लोग जोड़ने के लिए पुनर्समूहन, यानी कि एडिंग के लिए रीग्रुपिंग का यूज़ करेंगे। इसमें होता क्या है, यही एक कॉलम मेथड का यूज़ करते हैं और कैरी लेना वगैरह सिखाते हैं, 5 6 5 1 11 और कैरी इधर 1, ठीक है, 3 1 4, तो इस तरीके से हम लोग सिखाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, मतलब सत्य नहीं है। तो पहला है कि गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना होता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया भी था कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त होती है। तो ये मत समझिएगा कि मूर्त से अमूर्त जाना है तो मूर्त होगा, नहीं, मूर्त से अमूर्त हमको पढ़ाना होता है। गणित की खुद की प्रकृति अमूर्त होती है, ये तो सही है। नेक्स्ट है गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ लग गया, ऊपर से कह रहा है एक ही तरीका है, तो क्या गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का केवल एक तरीका होता है? नहीं, जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते हैं उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है, तो बिल्कुल होता है, तो सही है, ठीक है। गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतर संबंध होता है, गणित की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उनमें रिलेशन होता है, तो वो तो होता है। तो अब क्या गलत था, तो सेकेंड वाला गलत था कि समस्या समाधान करने के लिए एक ही तरीका है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामिति विकास यानी कि ज्योमेट्री थॉट से जुड़ा हुआ है। तो वो तो मैंने अभी बताया कि ज्योमेट्री थॉट से किनका जुड़ा हुआ है, वैन हेले का। वैन हेले ने 5 स्तर बताए थे, इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, और इस शिफ्ट में या जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनमें भी मैंने ये करवाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये मेरे कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, तभी आपका चांस है कि आप 13+ तो ला ही सकते हैं, ठीक है। तो कई बार रिवाइज करिए, और मेहनत लगी है काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।